हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने फैमिली प्लानिंग के परमानेंट मेथड डिस्कस किए थे, बोले तो ट्यूबेक्टोमी और वासक्टोमी। इनमें आने वाले डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में स्टडी की थी। लाइक हम ट्यूबेक्टोमी को किन किन मेथडों से कर सकते हैं। हमने वासक्टोमी के भी डिफरेंट टाइप, जिसमें नॉन स्कैल्पल वासक्टोमी और एक ट्रेडिशनल वासक्टोमी के बारे में स्टडी किया था। इसी फैमिली प्लानिंग में से एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, उसका में जो सवाल आते हैं वह एमटीपी एक्ट, इसी से रिलेटेड है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स। इसके अलावा ओवरऑल जो फैमिली प्लानिंग हमने पढ़ा है, सारे मेथड्स, उनमें से बेस्ट मेथड कौन सी फीमेल के लिए कौन सा होता है, बोले तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, कुछ बुलेट्स जो एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं। इन सारे के सारे पॉइंटों को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और इस क्लास के बाद फैमिली प्लानिंग का दी एंड हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। फैमिली प्लानिंग एक बड़ा टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन कवर करता है। हमने इन डेप्थ में एवरीथिंग, सब कुछ जो इसमें आना चाहिए वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की हमारी जो क्लास है, उस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, किससे रिलेटेड बातें हम करने वाले हैं। तो हमारा जो आज की क्लास होगी वह इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन और एमटीपी एक्ट से रिलेटेड रहने वाली है। बोले तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन एंड एमटीपी एक्ट, दो टॉपिक ऐसे हैं जो हमें पढ़ने हैं। क्या क्या बातें हम कर रहे हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है, हालांकि हमने इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लिया था। जब हमने क्या पढ़ा था, मैंने बताया था इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हार्मोनल मेथड आता है और दूसरा आईयूडी है, मैंने बताया था जब मैंने टेम्परेरी मेथड पढ़ा रहा था, नाम वहाँ लिखवाया था। इसके अलावा पोस्ट कोइटल पिल के बारे में भी हम बात कर चुके थे, मॉर्निंग आफ्टर पिल के बारे में बात कर चुके थे। जब हम हार्मोनल मेथड में ओसीपी का स्टडी कर रहे थे तब हमने बता दिया था। फिर भी ये पॉइंट एक स्पेसिफिक पॉइंट है, बहुत सारे सवाल यहाँ से सीएचओ की एग्जाम में पूछे जाते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन और एमटीपी एक्ट पर्टिकुलरली बहुत सारी एग्जाम्स जहाँ हुई हैं सीएचओ की, अब से पहले भी और जो होने वाले एग्जाम्स हैं, मैंने लगभग हर एग्जाम के सिलेबस को जब चेक किया तो पाया कि यह टॉपिक पर्टिकुलर देके रखा होता है उन्हें, यानी कि कुछ सवाल आने की संभावनाएं रहती हैं। एमटीपी एक्ट में से बहुत सारे सवाल एम्स के एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब हमारी क्लास देने वाली है और हम इस क्लास में इन सभी के बारे में इन डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। हम एक पॉइंट और आपको मैं बता रहा हूँ, इस क्लास को स्टार्ट होने से पहले जो प्रीवियस हमारी क्लास थी, लास्ट क्लास थी, उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी और उसमें था गाइडलाइन फॉर ट्यूबेक्टोमी स्टरलाइजेशंस। यह जो गाइडलाइन थी जिसमें मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बताया था कि एज का क्राइटेरिया है, मैरिड होनी चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए। यह जो है, यह ईयर जो था उसमें आपको करेक्शन करना है, इसका ईयर है 2014, क्लियर है। वहाँ 2004 लिखवाया था, उसकी जगह आपको 2014 करना है। 2014 में ये गाइडलाइन आई थी, उसी गाइडलाइन को हमें फॉलो करना होता है। जो क्राइटेरिया मैंने बताया था वह 2004 की जगह 2014 में आया था, क्लियर है। दैट इज एक मैसेज आपके लिए, प्रीवियस क्लास में आप इसका ध्यान रखें। इसके अलावा हमारी जो क्लास है आज, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन से। क्लास का स्टार्टिंग है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। देखिएगा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन से क्या समझते हैं, किन किन कंडीशंस में हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को लागू कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें आनी चाहिए। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में, जो एमसीक्यू बेटा बनते हैं वह देखिएगा। सबसे पहला एमसीक्यू जो है, जो यहाँ से बनता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। तो दो चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं बेटा। पहला तो आपका है आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आप लगा सकते हैं, लेकिन इसका समय निश्चित है। और आईयूडी में भी हम स्पेशली प्रीफर करते हैं कॉपर डिवाइसेस को। किसको प्रीफर करते हैं?
कॉपर डिवाइसेस को, स्पेशली कॉपर डिवाइसेस। क्लियर है? कॉपर डिवाइसेस कौन सी जनरेशन में आती हैं बेटा? बताया हमने लास्ट क्लास में, सेकंड जनरेशन में आती हैं कॉपर डिवाइसेस। इन कॉपर डिवाइसेस को हम स्पेशली यूज करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। कितने समय में, याद रखना है, स्पेशली कॉपर डिवाइसेस, लेकिन इसका समय निश्चित किया गया है और वह ड्यूरेशन है विथ इन ड्यूरेशन कितना है? 5 डेज। 5 दिन के अंदर अंदर आपको इन्हें यूज करना होता है। किसको? आईयूडीज को। यानी पहला पॉइंट है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में आप काम में ले सकते हैं आईयूडीज को। आईयूडीज की 3 जनरेशन यहां होती हैं, लेकिन स्पेशली हम प्रीफर करते हैं कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस को, बोले तो सेकंड जनरेशन को। और इन्हें कब इंसर्ट कर सकते हैं? विथ इन 5 डेज, 5 दिन के अंदर अंदर ये इफेक्टिव होंगी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में। तो यह पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, और क्या काम में ले सकते हैं आप? इसके अलावा सेकंड आता है हार्मोन। इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर भी चुके हैं, हार्मोन्स। और अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, इंडिया में मैं बात करूं तो हम जो हार्मोन काम में लेते हैं बेटा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, वह है LNG, लीवोनोरजस्ट्रिल। कौन सा है? लीवोनोरजस्ट्रिल। जो लीवोनोरजस्ट्रिल है, यह काम आता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में। इंडियन स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूं। अब कितना अमाउंट, कितना काम में लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसका अमाउंट हम लेते हैं 0.75 mg ईच डोज। जो आपकी सिंगल डोज आएगी वह कितना रखेगी? 0.75 mg। कब तक देना चाहिए? ड्यूरेशन देखिएगा, कब तक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ले लेना चाहिए? तो विथ इन 72 आवर, 72 घंटे के अंदर अंदर ले लेना चाहिए। अब एक पॉइंट यहां बनता है, जो एग्जाम में सवाल आया हुआ है, MCQ है जोधपुर एम्स का, कि इस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की 2 डोजों के बीच में कितना गैप होता है। तो उसकी बात मैं बता रहा हूं बेटा। इसका जो गैप है 2 डोजों में, वह है 12 आवर का गैप बिटवीन 2 डोज ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन या लीवोनोरजस्ट्रिल इज 12 आवर। 12 घंटे का अंतराल आपको रखना है 2 डोज के बीच में। मतलब पहली डोज और दूसरी डोज जो आप दोगे, इस डोजों के बीच में आपका जो अंतर रखा जाएगा वह कितना होना चाहिए बेटा? तो अंतर आएगा 12 घंटे का। क्लियर है? तो यह 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको बतानी थी मुझे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में से बहुत सारे सवाल यहां से पिक होते हैं। अगर बोला जाए कि कौन कौन सी चीजों को आप इमरजेंसी में काम में ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे आईयूडी काम में ले सकते हैं, कॉपर कंटेनिंग वाली, लेकिन समय बताना है 5 दिन के अंदर अंदर है। दूसरा बताना है हार्मोन लीवोनोरजस्ट्रिल काम आता है 72 घंटे में काम में हम इसे लेते हैं। सिंगल डोज 0.75 mg की रहने वाली होती है, और जो इनकी 2 डोज होती है उनके बीच में गैप कितना देना है? तो 12 आवर का हम गैप रख लेते हैं। तो ये छोटी सी संदेश था आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में से। याद रखिएगा, क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। एग्जाम में आया हुआ सवाल भी बताया मैंने, 12 घंटे का समय अंतराल 2 डोज के बीच में, जोधपुर एम्स का स्टाफ नर्स का क्वेश्चन है। चलिएगा, अब हम स्टार्ट करते हैं MTP, जो हमारा सेकंड टॉपिक था, MTP एक्ट। MTP एक्ट इसे बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP की फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। बोले तो मेडिकल टर्मिनेशन का मतलब होता है खत्म कर देना। मतलब आप
लीगली अप्रूव्ड तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा अबॉर्शन करवाना, अनचाहा गर्भ जो है आपका उसे आप अबॉर्ट करवा रहे हैं, यह कंडीशन कहलाती है एमटीपी। लेकिन लीगली है, कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया देके रखा हुआ है, उन पर्टिकुलर गाइडलाइन के हिसाब से आप अबॉर्शन करवा सकते हैं अगर वो टर्म और कंडीशंस हैं तो। क्लियर है? तो यह जो एक्ट है वह एमटीपी एक्ट कहलाता है। नाम बताइएगा, क्या नाम है इसका? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। क्लियर है? चलो इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, जहां से पर्टिकुलर कम्युनिटी में सवाल आने की संभावना होती है। सबसे पहले यह जो एमटीपी एक्ट था वह पारित कब हुआ? तो एमटीपी एक्ट पास्ड हुआ इन 1971। याद रखना 1971 में यह एक्ट पारित हो गया था। दूसरा पॉइंट, यह जो एमटीपी एक्ट है, यह एमटीपी एक्ट लीगलाइज्ड कब हुआ? लीगलाइज्ड बोलते हैं बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, सत्य सही है, लीगल, गलत नहीं है इसमें कुछ भी। लीगलाइज्ड भी 1971 में ही हो गया था, मतलब इस टोटली लीगल, आप इस कानून के तहत अबॉर्शन करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो कि हाईलाइटेड पॉइंट है, एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, अगर क्वेश्चन आता है कैम इन फोर्स कब हुआ, तो फिर याद रखना है 1972। कैम इन फोर्स 1972। एमटीपी एक्ट पारित हुआ 71 में, लेकिन कैम इन फोर्स इन 1972। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं इसी एक्ट की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि इंप्लीमेंटेड, लागू कर दिया गया, इंप्लीमेंटेड इन 1972। 72 में इसे लागू भी कर दिया गया था, लेकिन सब जगह नहीं, 2 जगह बच गई थी। 2 जो जगह को छोड़कर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, 2 जगह को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर सभी जगह इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया था 1972 में। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर, इन दोनों जगह पर भी यह लागू हो गया था 1975 में, बोले तो 75 में। यह एक इसकी हिस्ट्री है इस एक्ट की। क्या क्या हिस्ट्री मैंने बताई? सबसे पहले यह एक्ट एमटीपी एक्ट, कौन से एक्ट की बात करें बेटा? एमटीपी एक्ट कब पारित हुआ? 1971 में यह पारित हो गया। दूसरी बात, यह जो एमटीपी एक्ट है उसे कब लीगली घोषित कर दिया गया? इसी वर्ष 71 में इसे लीगली घोषित कर दिया गया था। दोनों की सेम डेट याद रखनी, 71। दूसरा पॉइंट, अब अगर बोला जाए कि इस कैम इन फोर्स, काम में आना कब शुरू हुआ या इंप्लीमेंट कब हुआ, लागू कब हुआ, तो 1 साल बाद 72 में कैम इन फोर्स और इंप्लीमेंट हुआ। क्या सब जगह एक साथ इंप्लीमेंट हो गया था? ना, 2 जगह नहीं इंप्लीमेंट हुआ। जगह कौन कौन सी थी? जम्मू एंड कश्मीर, वहां इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। उन दोनों जगह पर कब इंप्लीमेंट हुआ? तो 3 साल बाद 75 में। यानी अगर हम कहें कि एमटीपी एक्ट सब जगह कब इंप्लीमेंट हो गया था, तो 75 में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर 2 चीज बची हुई थी, जो जगह बची हुई थी 72 में, जहां इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो एमटीपी एक्ट की हिस्ट्री बताते हैं। यहां से सवाल भी आया हुआ है कि एमटीपी एक्ट कैम इन फोर्स कब? बच्चे 71 कर देते हैं, कंफ्यूज, बेटा गलत नहीं करना है, 72 करके आना है। क्लियर है ये पॉइंट? चलो आगे बात कर लेते हैं। अब मैं उन कंडीशंस की बात करने जा रहा हूं, धीरे धीरे मैं स्पेसिफिक पॉइंटों पे चल रहा हूं कि किन किन अवस्थाओं में आप एमटीपी एक्ट का फायदा ले सकते हैं, किन अवस्थाओं में आप अबॉर्शन करवा सकते हैं लीगली। तो क्या कंडीशंस हैं?
कंडीशंस फॉर एमटीपी। क्लियर है? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ए लीगल एमटीपी? कौन कौन सी कंडीशंस हैं? तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं। कंडीशन फॉर एमटीपी। आप लीगल एमटीपी करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास में क्या कंडीशंस होनी चाहिए? जो इस एक्ट में है वह कंडीशंस मैं बता रहा हूं। चलिएगा, 5 कंडीशन दे के रखी हुई हैं। सबसे पहली कंडीशंस है मेडिकल। सबसे पहला है मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन बोले तो क्या मतलब है इसका? मेडिकल कंडीशन का मतलब होता है कि अगर जो प्रेगनेंसी कंसीव करी हुई महिला है, जिसे गर्भावस्था हो रखी है, अगर उस प्रेगनेंसी की वजह से, उस गर्भावस्था की वजह से उस मां को, उस महिला को कोई तकलीफ होए, उसकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है अगर है वो प्रेगनेंसी, आप इस कंडीशन में एमटीपी एक्ट के तहत अबॉर्शन करवा सकते हैं। मतलब क्या समझे? अगर मां के लिए उसकी गर्भावस्था जानलेवा हो सकती है, ऐसा लगता है, डॉक्टर को असेसमेंट हुआ, पता लगा कि यह प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू रही तो जच्चा यानी कि मां, इसकी मौत हो सकती है गर्भावस्था के दौरान, आप एमटीपी करवा सकते हैं। मतलब आप अपने बच्चे का अबॉर्शन करवा सकते हैं। कंडीशन पहली, बच्चा जो जब पेट में है, गर्भावस्था में है, वह मां के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आप इसे मेडिकल कंडीशन में इंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर है? दैट मींस कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, continuation of pregnancy is harmful for mother। अगर मां के लिए वह हार्मफुल है, ऐसा लगता है असेसमेंट में, आप एमटीपी का सहारा ले सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? दूसरा, सेकंड है आपका यूजेनिक। बेटा इस पॉइंट पर एम्स भोपाल में एक सवाल आया था, मुझे इस नाम से याद आया है, यूजेनिक से यह सवाल पूछा गया था भोपाल एम्स में स्टाफ नर्स की एग्जाम में। क्या सवाल था? एमसीक्यू क्या था? यूजेनिक का मतलब पूछा उसने। यूजेनिक मींस, यूजेनिक का मतलब होता है जेनेटिक्स। याद रखना, जेनेटिक कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स। क्लियर है? तो याद रखना है, यूजेनिक जो सवाल एमसीक्यू बन के आया था वह क्या था? इसका मीन होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक बोले तो हेरिडिटरी। जेनेटिक या हेरिडिटरी जो चीजें होती हैं उन्हें हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं, और वह वर्ड क्या होता है? यूजेनिक्स। इस पर सवाल आया हुआ है। एमटीपी एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इससे रिलेटेड सवाल बना था यूजेनिक्स वर्ड को लेकर, उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। यूजेनिक्स शब्द अपने आप में दिखाता है जेनेटिक कंडीशंस या हेरिडिटरी बाय बॉर्न कंडीशन। जो जन्म के साथ जो चीजें मिलती हैं उन्हें हम यूजेनिक्स बोलते हैं। जेनेटिक कंडीशंस के लिए हम वर्ड काम में लेते हैं यूजेनिक्स। क्लियर है? चलो यहां बात करते हैं, हम एमटीपी एक्ट पर आ जाते हैं वापस। यूजेनिक्स कंडीशन जो ली गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां यह है कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू अगर रखी जाए तो बच्चे में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होने की संभावना हो। अगर आपको लगता है कि बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम है, बच्चे में कोई जेनेटिक डिफॉर्मिटी है, मानो बच्चा पैदा होने के बाद डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो सकता है, बच्चा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से डेवलप ग्रसित हो सकता है, उसे और कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। अगर ये डिटेक्शन हो जाता है, अर्ली डिटेक्शन किया, डॉक्टरों ने असेसमेंट जब किया, डायग्नोस्टिक टेस्ट जब हो रहे थे, पता लगा कि जो बच्चा गर्भ में है वह बाहर आने के बाद में कंजेनाइटल बीमारियों से ग्रसित हो सकता है,
जेनेटिक बीमारियों से ग्रसित हो सकता है, इस कंडीशन में भी आप एमटीपी एक्ट का सहारा ले सकते हैं। पहला मां के लिए खराब था तो ले लिया, दूसरा बच्चे के लिए भी खराब है तो भी ले सकते हैं। क्लियर है? यानी कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि चांस ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक डिजीजेस या जेनेटिक प्रॉब्लम्स इन फीटस, जो बच्चा है उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम की संभावना है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम की संभावनाएं हैं, आप एमटीपी एक्ट का सहारा ले सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि बच्चा सही नहीं होगा, बीमारी से ग्रसित होगा, सीवियर घातक बीमारी से हो सकती है पैदा होने के बाद में, आप उसका समय से पहले अगर पता लगा है समय से पहले, आप एमटीपी का सहारा ले सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिएगा, 2 पॉइंट क्लियर हुए। पहला मेडिकल, मां का स्वास्थ्य, दूसरा यूजेनिक, बच्चे का स्वास्थ्य। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट आता है हमारा फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें भी आप सहारा ले सकते हैं। फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, आपने लीगली किसी पर्टिकुलर रजिस्टर्ड गायनिकोलॉजिस्ट या फिजिशियन के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपने मानो ट्यूबेक्टोमी करवाई, वासेक्टोमी करवाई, और भी कोई मेथड आप यूज ले रहे हैं, और फिर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लिए। इसका मतलब आपने ऑथोराइज्ड फैमिली प्लानिंग मेथड अडॉप्ट किया था, उसके बावजूद भी क्या हो गया, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। इस अवस्था में भी आप क्या कर सकते हैं, एमटीपी एक्ट का सहारा ले सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा डी पॉइंट आता है आपका ह्यूमैनिटेरियन में रेप। अगर जो प्रेगनेंसी है वह एक अनलीगल इंटरकोर्स की देन है, किसी महिला के साथ में अनफॉर्चुनेटली गलत तरीके से रेप हो गया और फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, तो वह फीमेल अपने बच्चे का अबॉर्शन करवा सकती है, क्योंकि वह इलीगल है। तो रेप की वजह से अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो भी एमटीपी एक्ट के तहत हम अबॉर्शन करवा सकते हैं। क्लियर है? ये आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बोले तो मानो अगर ऐसा लगता है इंस्पेक्शन के आधार पर कि जो प्रेगनेंसी अगर है वो कंटिन्यू रही, जो उसका पिता और उसकी मां और जो फैमिली है वह इस समय बिल्कुल सक्षम नहीं है अपने बच्चे की देखभाल और मां की देखभाल करने के लिए, बोले तो उनके पास में जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। अगर यह लगता है कि इस वजह से कहीं ना कहीं बच्चे को या मां को तकलीफ हो सकती है, इस अवस्था में भी मां अपील कर सकती है एमटीपी एक्ट के तहत अबॉर्शन की। तो ये 5 कंडीशंस ऐसी हैं जहां हम लीगल अबॉर्शन करवा सकते हैं। पहला बोले तो मां का स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, मतलब अगर प्रेगनेंसी की वजह से कंटिन्यू रखा गया प्रेगनेंसी को, मां के लिए जानलेवा हो सकता है, आप एमटीपी करवा सकते हैं। किसमें रखा? मेडिकल में। दूसरा, अगर बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, तो यूजेनिक टर्म बोला तो भी आप एमटीपी करवा सकते हैं। तीसरा, अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल किया था, फेल हो गया, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, तो भी आप एमटीपी करवा सकते हैं। पांचवा, अगर रेप की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, आप एमटीपी करवा सकते हैं। और फाइनल, अगर आपकी स्थिति वो नहीं है जो होनी चाहिए बच्चे के लिए, आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, बोले तो आपका जो कंडीशंस है वो उस लायक नहीं है कि आप जच्चा बच्चा की स्वास्थ्य को ध्यान में रख सकें, उसकी सेहत का ख्याल रख सकें, आप एमटीपी करवा सकते हैं। क्लियर है? ये लीगल है सारी चीजें, इन कंडीशंस में आप एमटीपी का सहारा ले सकते हैं। क्लियर पॉइंट्स? चलिएगा, अब बात करूंगा कि कौन करे
एमटीपी किससे करवाना चाहिए? एमटीपी क्या हर व्यक्ति का एमटीपी कर सकता है? क्या एक नर्स वाला एमटीपी कर सकता है? क्या एक नर्सिंग कर्मी कर सकता है एमटीपी को? क्या किसी छोटे से नर्सिंग होम में जाकर, किसी कमरे में, छोटे से कमरे में जाकर एमटीपी करवा लेना चाहिए? किस जगह होना चाहिए एमटीपी? सारे के सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिएगा देखते हैं कौन करेगा। तो हु परफॉर्म एमटीपी? बिल्कुल लीगल बातें मैं कर रहा हूं। एमटीपी को कौन परफॉर्म करेगा? कौन महानुभाव है? उसमें क्या गुण होने चाहिए? क्या डिग्री डिप्लोमा लिया हुआ होना चाहिए? क्या चीजें होनी चाहिए ताकि वो इस क्राइटेरिया में आए? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में सवाल यहां से पुट होते हैं। चलिएगा पहला पॉइंट, क्या जरूरी बात है? 25 एमटीपी असिस्ट करवाया हुआ होना चाहिए। जो व्यक्ति आपकी एमटीपी करेगा, इससे पहले वह 25 एमटीपी असिस्ट करवाया हुआ होना चाहिए। असिस्ट का मतलब है कोई सीनियर व्यक्ति कर रहा था, वो उसके साथ में था और असिस्ट करवा रहा था। असिस्टेंट जो होता है मींस असिस्ट करवाना, हेल्प करना एमटीपी में। 25 एमटीपी असिस्ट करवाने का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर है? यानी कि हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ असिस्ट या 25 एमटीपी असिस्टेंस, एक्सपीरियंस ऑफ 25 एमटीपी असिस्टेंस, उसके पास में 25 एमटीपी असिस्ट करवाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहला पॉइंट मतलब ये एक्सपीरियंस बंदा हो, जो जानता हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो एक्सपीरियंस ही नहीं रखता और एमटीपी कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दूसरी पॉइंट, इसके पास में 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। यानी कि कोई भी बंदा है आई ऑप्थेल्मो में कर रखा है पीजी और करवा रहा है एमटीपी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यानी कि 6th मंथ डिप्लोमा, 6th मंथ डिप्लोमा इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी में और ऑब्स्टेट्रिक में इसके 6 महीने का इसको डिप्लोमा भी होना चाहिए, तब ये करवा सकता है। तो 25 एमटीपी असिस्ट करवा होना चाहिए और 6 महीने का इसके पास में ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए। यह व्यक्ति ही यह करवा सकता है। मैं कह सकता हूं कि यह मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, नर्सिंग वाले नहीं कर सकते। मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्लियर है? सर्टिफाइड भी होना चाहिए, सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। वह बंदा ही परफॉर्म करवा सकता है एमटीपी को। क्लियर है? कौन करवाएगा? 25 एमटीपी असिस्ट करने का एक्सपीरियंस हो, 6 महीने का डिप्लोमा उसके पास हो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, बोले तो सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब बात करें हम क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए एमटीपी में और कब करवा सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, बोले तो एजुकेशन पार्ट में ये आती हैं। एजुकेशनल पॉइंट देखिएगा। सबसे पहला मैं पॉइंट डिस्कस करूं, ए पॉइंट, तो वह मैं जिक्र करूंगा रिटन कंसेंट का। लेते हैं, रिटन कंसेंट लेना अनिवार्य है एमटीपी के लिए। रिटन कंसेंट, अब रिटन कंसेंट लेना तो जरूरी है, लेकिन 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, अगर बंदा जो जिस महिला का आप करवा रहे हैं एमटीपी, इसकी एज ग्रेटर देन 18 ईयर है, अगर वह 18 साल से बड़ी है, 18 साल से बड़ी है, तो आप एमटीपी के लिए
जो रिटर्न कंसेंट लेंगे वह किससे लेंगे? सेल्फ से, खुद से लेना है। वो फीमेल आपको रिटर्न कंसेंट देगी, हाँ मैं मेरी अनुमति देती हूं कि आप एमटीपी कर लीजिएगा। क्लियर है? अगर एज लेस देन 18 ईयर है, 18 साल से कम है, तो रिटर्न कंसेंट कौन देगा? फिर ये दे नहीं सकती, तो फिर इसमें देंगे फैमिली मेंबर। कौन देंगे? फैमिली मेंबर्स। पेरेंट्स से हम लेते हैं, उसके माता पिता को प्रीफर करते हैं, वो उसको रिटर्न कंसेंट देंगे। फैमिली मेंबर में भी प्रीफर करते हैं पेरेंट्स को, पेरेंट्स माता पिता प्रीफर करेंगे, वो रिटर्न कंसेंट देंगे। तो रिटर्न कंसेंट होना आवश्यक है आपके लिए। पहला पॉइंट, रिटर्न कंसेंट होना चाहिए। दूसरा, सेकंड पॉइंट की बात मैं करूं तो मैं फिर बात करूंगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सवाल आता है कि एमटीपी में कितने समय की प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट करवा सकते हो? क्या 9 महीने की को करवा सकते हैं, 8 महीने की को करवाएंगे, 6 महीने की को करवाएंगे? ये पॉइंट इसमें डिस्कस होने हैं। तो ड्यूरेशन में याद रखना है, एमटीपी लागू होता है एमटीपी 4 प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स। कितने वीक तक की प्रेगनेंसी को आप अबॉर्ट करवा सकते हो? याद रखना बेटा, 20 वीक, 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी तक आप अबॉर्शन करवा सकते हैं इसके तहत। 20 वीक्स। एमटीपी एक्ट में कितनी प्रेगनेंसी को आप अबॉर्ट करवा सकते हैं? आंसर क्या होगा? 20 वीक। क्लियर है? क्राइटेरिया है लेकिन यहां एक जिस पर भी सवाल आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, अगर प्रेगनेंसी 12 सप्ताह से पहले की है, ध्यान दीजिएगा, प्रेगनेंसी है लेस देन 12 वीक, 12 वीक से छोटी प्रेगनेंसी है, आपकी प्रेगनेंसी को 12 सप्ताह क्रॉस नहीं हुए हैं, आपको चाहिए एक रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर यह काम कर सकता है, एक व्यक्ति सफिशिएंट है। लेकिन अगर यहीं प्रेगनेंसी बढ़ गई है, बोले तो प्रेगनेंसी 12 से 20 वीक की है, क्योंकि 20 के बाद तो करना ही नहीं है, 12 से 20 वीक की है, यहां आपको एक बंदे नहीं 2 बंदे चाहिए। तो रिक्वायर 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर, 2 चाहिए, 2 लोगों की आवश्यकता होगी आपके बच्चे को बाहर निकालने के लिए। 12 वीक से पहले एक, 12 वीक से 20 वीक तक 2 चाहिए। क्लियर है? ठीक है जी, यहां तक क्लियर किया। आगे चलते हैं। अगर अब हम बात करें कि हम जो एक प्रोसेस कर रहे हैं इसको कहां करना चाहिए, तो यही एजुकेशन पार्ट में मैं सी पॉइंट की बात कर रहा हूं, प्लेस ऑफ एमटीपी। आपको एमटीपी को कहां करना चाहिए? प्लेस क्या है? तो प्लेस जो होते हैं वो होना चाहिए हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, अप्रूव्ड या मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। वह हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है एमटीपी करने के लिए, चाहे तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, चाहे वो इंडिविजुअल हॉस्पिटल भी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो, लेकिन अप्रूव्ड होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, वही जगह आपको एमटीपी करवाना है। हर जगह एमटीपी नहीं करवा सकते। ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं। एक पॉइंट बाकी रहता है, उसे हम बोलते हैं
मेथड ऑफ एमटीपी, मेथड्स ऑफ एमटीपी। मेथड में दो मेथड आते हैं, एक होता है सर्जिकल और एक होता है मेडिकल, और इन दोनों का विवरण आपने ऑब्स्टेट्रिक एंड गाइनोकोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़ना है। यह कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, यह ओबीजी में आता है, जो आपने पढ़ लिया होगा या आप पढ़ लेंगे। मेथड्स मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन, आपका मीफिप्रिस्टोन, मीजोप्रोस्टॉन्स, ये सारे आते हैं मेथड्स में। ड्यूरेशंस आती हैं, ये सब आप ऑब्स्टेट्रिक में पढ़ेंगे, वह पार्ट भी ऑब्स्टेट्रिक का ही है। एमटीपी एक्ट के अंदर जो चीजें कम्युनिटी कवर करती है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। चलो हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा है। देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला तो एक छोटा सा संदेश लास्ट क्लास के लिए था, उसमें जो गाइडलाइन थी उसे 2014 करना था, 2004 की जगह, क्लियर है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में सबसे पहले मैंने आईयूडी के बारे में बात की। आईयूडी जो है स्पेशली कॉपर डिवाइसेस आप काम में लेंगे, कितने दिन तक काम में लेंगे, तो आंसर होगा 5 दिन। क्लियर है पॉइंट। चलिएगा आगे बात करते हैं। हार्मोन कौन सा काम में लेंगे, तो बिल्कुल स्पष्ट बोलना है, लीवोनोरजेस्ट्रिल काम में लेंगे जी। कितना अमाउंट लेंगे बताना है, 0.75 mg काम में लेंगे। कितने घंटे में काम में लेना चाहिए, तो 72 घंटे में लेंगे। यहां एक एमसीक्यू बना हुआ है कि 2 डोज के बीच में कितना गैप देंगे, तो 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए फिर एमटीपी एक्ट पर आ गए थे। फुल फॉर्म मैंने बताई, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कब पास हुआ, 71 में। कब लीगलाइज्ड हुआ, 71 में। क्वेश्चन आ सकता है, कैम इन फोर्स 1972, 1 साल बाद फोर्स में आया था कैम इन फोर्स, और इंप्लीमेंट भी एक साथ बाद ही हुआ था, 2 जगह को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर। इन दोनों जगह कब हुआ था, 75 में। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, कौन कौन सी कंडीशन में आप करवा सकते हैं, 5 कंडीशन बताइए। मेडिकल कंडीशन, मां के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। दूसरी यूजेनिक, भोपाल एम्स का सवाल बताया एक, इसका मतलब जेनेटिक या हेरिडिटरी होता है, बच्चे के लिए घातक है, तो दूसरा कंडीशन। तीसरी फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस, रेप या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। 5 कंडीशंस हैं, मेडिकल, यूजेनिक्स, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस, रेप एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। कौन करेगा, जिसने 25 एमटीपी असिस्ट करवा रखी है, इतना एक्सपीरियंस उसके पास है, 6 महीने का डिप्लोमा उसके पास में गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक का, और एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए सर्टिफाइड। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, रिटन कंसेंट, एज 18 साल से ज्यादा है तो खुद दे देगी, 18 साल से कम है तो वह फैमिली मेंबर, स्पेशली पेरेंट्स को हम प्रीफर करते हैं। ड्यूरेशन, इसमें जो आपका कंसेंट लिया जाता है, इसमें आपका जो जैसे 18 साल क्रॉस है और मैरिड अगर है फीमेल, तो उसके पति को भी इन्वॉल्व करते हैं, पति का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि दोनों का योगदान होता है इसके अंदर, तो दोनों को याद ऐड करते हैं। क्लियर है। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी के लिए कब तक करते हैं, 20 सप्ताह तक करते हैं। क्लियर है। अगर 12 सप्ताह की तो 1 व्यक्ति चाहिए, 12 से 20 के बीच में तो 2 व्यक्ति चाहिए। और कहां करेंगे, एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में ही हम करेंगे। मेथडों के बारे में कहां पढ़ेंगे, तो ओबीजी में पढ़ लेंगे। क्लियर है जी। चलो एमटीपी खत्म हुआ इसी के साथ में। अब हम बात करते हैं कुछ बुलेट्स पॉइंट्स की, मैं बात करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, फैमिली प्लानिंग्स के बारे में। क्लियर है। बुलेट ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, मतलब जो पॉइंट बोलूंगा वो एग्जाम का सवाल है, एमसीक्यू है, समझ जाइए। पहला पॉइंट, अगर आपको बोला जाए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेथडों की बात यहां करने वाला हूं, जैसे सबसे पहले मैं वन लाइनर पॉइंट्स बता रहा हूं। अगर आपको बोला जाए
कि एक नलीपेरस फीमेल है, नलीपेरस, अभी तक उसका प्रेगनेंसी एक भी बार पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस नहीं करी है, 20 साल की उम्र है, उसके लिए बेस्ट मेथड बताओ। ये एग्जाम का सवाल है। तो बेस्ट मेथड फॉर ए नलीपेरस फीमेल एज ऑफ 20 ईयर, एक 20 साल की जवान महिला, एक भी बार पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस नहीं करी है, बताओ उसके लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा होगा? आपका जवाब होगा पिल्स दे सकते हैं आप उसे। क्लियर है? दूसरा, अगर बोला जाए कि फीमेल विथ रूमेटिक हार्ट डिजीजेज, फीमेल को रूमेटिक हार्ट डिजीजेज हैं, बोले तो कार्डियक समस्याएं हैं, कौन सी मेथड इसके लिए बेस्ट रहेगा? तो आपको बोलना है बैरियर मेथड। इसे पिल्स नहीं देंगे क्योंकि पिल्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं कार्डियक डिजीजेज में। नेक्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन मिले कि फीमेल विथ 1 चाइल्ड, एक बच्चे की मां है, उसके लिए सबसे बढ़िया मेथड क्या होगा? आपका आंसर होगा IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस उसके लिए सबसे बेस्ट है। एक नव मैरिड कपल, नव विवाहित जोड़ा, उसके लिए क्या बढ़िया होगा? न्यू मैरिड कपल, इसके लिए क्या बढ़िया होंगी? तो इसके लिए भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बढ़िया हैं, OCP। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अच्छी हैं किसके लिए? एक न्यू मैरिड कपल के लिए। अगर यहीं मैं बात करूं, कमर्शियल सेक्स वर्कर है, कमर्शियल सेक्स वर्कर, वह फीमेल जो प्रोस्टिट्यूशन में काम करती है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है आपका कंडोम मेथड। सबसे बेस्ट क्या होगा? कंडोम मेथड। बोले तो बैरियर मेथड, कंडोम आता है बैरियर में। क्लियर है? इसके अलावा अगर आपको बोला जाए कि बेस्ट बताओ, बेस्ट प्रोसीजर टू असेस ट्यूबल पोटेंसी, फैलोपियन ट्यूब की जो पोटेंसी है उसको चेक करने का सबसे बढ़िया मेथड क्या होगा? आंसर आपका होगा लैप्रोस्कोपिक क्रोमोट्यूबेशन, यानी लैप्रोस्कोप की सहायता से, क्रोमो बोलते हैं रंगीन चीजों को, क्रोमो यानी कि रिलेटेड टू द कलर, क्रोमोट्यूबेशन, उस ट्यूब में हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक क्रोमोट्यूबेशन। इसके अलावा बेस्ट मेथड कौन सा होगा? आइडियल मेथड बताओ, आइडियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसकी पर्ल इंडेक्स कम हो वही आइडियल मेथड होगा। बोले तो मिनिमम पर्ल इंडेक्स, जिस मेथड की पर्ल इंडेक्स कम है वह मेथड सबसे आइडियल मेथड रहने वाला है। क्लियर है? चलिए
और बात करते हैं। अगर हम बात करें कि आपका जो एब्सटीनेंस है उसकी पर्ल इंडेक्स 0 होती है, क्लियर है, पर्ल इंडेक्स 0 किसकी होती है, हाईली इफेक्टिव बोल सकते हो आप, ये बता चुका हूं मैं पहले भी। हाईली इफेक्टिव क्या होता है, एब्सटीनेंस, सेक्स करना ही नहीं, एब्सटीनेंस कहलाता है, एब्सटीनेंस। पर्ल इंडेक्स कितनी होती है इसकी, 0, इसकी पर्ल इंडेक्स कितनी है बेटा, तो आप बताएंगे 0, फेल्योर रेट 0 है। लेकिन अगर इसके बाद में कोई दूसरा मेथड है तो बोले हाईएस्ट इफेक्टिव अदर देन एब्सटीनेंस, हाईएस्ट इफेक्टिव मेथड अदर देन एब्सटीनेंस को छोड़कर कोई दूसरा मेथड बताइए, तो फिर आपका आंसर जाएगा परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड्स बोले तो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, इनकी जो फेल्योर रेट होती है वह होती है 0.5%। इसलिए दूसरे नंबर पर ये आते हैं परमानेंट मेथड, सबसे बेस्ट एब्सटीनेंस है, क्लियर है पॉइंट। चलिएगा अब यहां से कुछ थॉटिकल पोर्शन की बात हम करते हैं। जैसे एक हमने आपको एलिजिबल कपल बताया था, वैसे ही एक पॉइंट और आता है, उसका नाम है टारगेट कपल। क्या होता है बेटा, टारगेट कपल। टारगेट कपल क्या होता है, टारगेट कपल ऐसा विवाहित जोड़ा जिनके 2 से ज्यादा जिंदा बच्चे हैं उन्हें हम टारगेट कपल बोलते हैं। यानी कि मैरिड कपल विथ 2 और मोर लाइव चिल्ड्रन, ऐसे विवाहित जोड़े जिनके 2 या 2 से अधिक जिंदा बच्चा हैं टारगेट कपल कहलाते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। क्या क्या पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट बुलेट्स में डिस्कस किए हैं, लेट्स सी, रिमेंबर करें इन्हें, एमसीक्यू बन सकते हैं। पहला है बेस्ट मेथड बताओ एक नली पैरस फीमेल के लिए, एज है 20 साल, आंसर होगा पिल्स। एक फीमेल है रूमेटिक हार्ट डिजीजेस से ग्रसित है, उसका बेस्ट मेथड क्या होगा, बैरियर। फीमेल मेथड है, एक बच्चा है, बेस्ट मेथड क्या होगा, आईयूडी। न्यू मैरिड कपल है, ओसीपी इसके लिए सबसे बेस्ट है। कमर्शियल सेक्स वर्कर है, कंडोम मेथड सबसे बेस्ट है। अगर बेस्ट प्रोसीजर की बात करें ट्यूबल पोटेंसी को असेस करने के लिए तो लैप्रोस्कोपिक क्रोमोट्यूबेशन बोलेंगे। आइडियल मेथड कौन सा होगा, जिसकी पर्ल इंडेक्स सबसे कम होगी। सबसे कम पर्ल इंडेक्स किसकी है, तो एब्सटीनेंस की है। उसके बाद किसका नंबर आता है तो बोलेंगे परमानेंट मेथड होगा। ये परमानेंट मेथड है। अगर आपसे ऐसा पूछ ले एग्जामिनर कि बेस्ट मेथड फॉर स्पेसिंग द चिल्ड्रन, बच्चों में गैप देने में सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, तो फिर आईयूडी आंसर जाएगा। क्लियर है। टारगेट कपल जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें हम टारगेट कपल बोलते हैं। एक क्वेश्चन और अभी जस्ट मैं बताता हूं आपको। अगर बोला जाए कि आइडियल मेथड फॉर स्पेसिंग द चाइल्ड, बच्चों में गैप पैदा करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, आईयूडी। परमानेंट तो मतलब परमानेंट ही हो गया, लेकिन अगर स्पेसिंग वालों की बात करूं तो सबसे बेस्ट कौन सा है, आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस सबसे बेस्ट है। क्लियर है पॉइंट। और अगर परमानेंट में भी बात करोगे, दोनों में ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी, उन दोनों में से कौन सा बढ़िया है अमंग द परमानेंट मेथड, तो मेल स्टरलाइजेशन ज्यादा बढ़िया, याद रखना। क्लियर है। मैंने बताया भी था कि ये बहुत कम इफेक्ट होते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। बेस्ट मेथड अमंग
अमंग परमानेंट मेथड में सबसे बढ़िया बताओ, तो फिर आप बोलना वाशक्टोमी सबसे बढ़िया है। वाशक्टोमी, पेन बहुत ना के बराबर होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो सबसे बेस्ट है वाशक्टोमी परमानेंट वालों में। टेम्परेरी की बात करें तो आईयूडी सबसे बढ़िया है। फिर पर्टिकुलर कंडीशन मैंने बताई, उन कंडीशन में आप पर्टिकुलरली ध्यान रख ही लेंगे। उसके अलावा कुछ और पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं यहीं से रिलेटेड हैं, जैसे आप उनका नाम मैं बता रहा हूं, आपको समझाता हूं। एक होता है सीपीआर। अब आपको ऐसे देखकर लग रहा होगा सीपीआर का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। फंडामेंटल याद आ गए सर, कम्युनिटी का फंडामेंटल से क्या लेना देना, सही बोल रहे हो। ये सीपीआर वो नहीं है, ये दूसरा सीपीआर है। यह है कपल प्रोटेक्शन रेट। रायपुर एम्स का सवाल यहां से आया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं उसे। कपल प्रोटेक्शन रेट, कपल प्रोटेक्शन रेट। एक होता है नेट रिप्रोडक्टिव रेट। इनके करंट डेटा भी मैं बताना वाला हूं आपको कितने आते हैं, यही कम्युनिटी का पोर्शन है। एनआरआर, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट एनआरआर। एक होता है टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट। तीनों हमारे इन्हीं फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड हैं, सीपीआर, एनआरआर, टीएफआर। समझने का प्रयास करें, फॉर्मूला मेरे पास में है वो मैं बताऊंगा, इनके डेफिनेशंस आपको बताऊंगा, पहले आप समझने का प्रयास करें। हिंदी में समझिएगा, आराम से समझने का प्रयास करें। सबसे पहला पॉइंट लिखा कपल प्रोटेक्शन रेट। कपल बोले तो जोड़े, प्रोटेक्शन का मतलब है बचाव। तो कहीं ना कहीं ये क्या, यह जो दर है, रेट बोले तो दर, यह क्या है, जोड़ों का बचाव दर। किससे बचाव करना भाई, यहां कौन सी बीमारी की तो बात हो नहीं रही, फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो किससे बचाव करना, तो अनवांटेड बर्थ से बचाव करना। रेट परसेंटेज में निकलती है, तो हमारा, हम जब इसको डिनोट करेंगे तो हम क्या बताएंगे, हम बताना चाहेंगे कि कितने परसेंटेज जोड़े थे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, कितने परसेंटेज कपल्स हैं या जोड़े हैं जो बच रहे हैं इफेक्टिवली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथडों से। मतलब कितने, मानो कि 100 जोड़ों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाया और उनमें से कितने लोग गर्भावस्था धारण कर लिए। मेथड अपनाने के बावजूद कितने लोगों ने अपना क्या कर लिया, अब प्रेगनेंसी कंसीव की। तो अगर मैं बोलूं कि ये जितनी ज्यादा होगी, बचाव की बात करें, कितने ज्यादा, आप उल्टा समझिएगा इसको, ऐसा बोलना चाहता है कि कितने लोग बचे। 100 लोगों ने प्रेगनेंसी के मेथड इस्तेमाल किए, उसमें से वास्तव में एग्जैक्टली कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गर्भावस्था धारण नहीं की, प्रोटेक्शन बच गए। मतलब कितने परसेंटेज बच रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं मास्क लगा रखे हो आप, तो मास्क लगाने से कितनी प्रतिशत जनसंख्या कोरोना से बच रही है, आप बोलते हैं लगभग 98। कल परसों ही आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, इसका गाइडलाइन आई थी कि 98% तक लोग बच जाते हैं मास्क लगाने से। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, ये पॉजिटिव इंडिकेटर हो गया, अच्छा बात है। यानी जितनी सीपीआर ज्यादा होगी उतना हमारी फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगी, मतलब उत्पादन क्षमता घट रही है। जितने लोग बचेंगे बच्चे पैदा करने से, उतने ही बच्चे कम पैदा होंगे। समझ रहे हैं, मानो 100 के 100 लोग ऐसे हैं, 100 के 100 जो एक भी बच्चा गर्भावस्था धारण नहीं करे, 100 के 100 कपल प्रोटेक्ट हो गए। इसका मतलब नेट फर्टिलिटी रेट 0 आ गई, बच्चा पैदा करने की क्षमता 0 हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को क्या कह रहा हूं। तो कहने का उद्देश्य यह है, इन दोनों में रिलेशन भी होता है, सीपीआर का एनआरआर के साथ रिलेशन है। हम जितनी सीपीआर को बढ़ाएंगे उतनी ही एनआरआर घट जाएगी। इसका मतलब यह है कि कितने प्रतिशत जोड़े ऐसे हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल करने के बाद गर्भावस्था धारण नहीं करते हैं, यह कहलाता है सीपीआर।
क्लियर है। रायपुर एम्स में सवाल आया था कि वह इंडिकेटर बताओ जो कम्युनिटी में कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस की प्रिवलेंस रेट को दर्शाता है, यही है। और यह वह एक फैक्टर है जो कि कम करता है किसको, नेट रिप्रोडक्टिव रेट को। मतलब मैं कहूंगा जितना सीपीआर ज्यादा होगी उतनी ही नेट रिप्रोडक्टिव रेट कम हो जाएगी। ऐसा माना गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि अगर आपको नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 तक लानी है तो इसे 60 तक ले जाना पड़ेगा। अभी वर्तमान में हमारी सीपीआर है 54.8%। कितनी है, 54.8%, जिसे हम 60 तक ले जाने का कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 60% कपल ऐसे हों जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करें मेथड अपनाने के बावजूद। ऐसा चाहते हैं हम, और ताकि हमारी नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 पर आ जाए। हमारी अभी नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1.6 चल रही है। एनआरआर कितनी चल रही है, 1.6। क्लियर है, अभी लिखा दूंगा मैं इनको। टीएफआर नेट रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब है कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। नेट रिप्रोडक्टिव रेट एग्जैक्ट कितने बच्चे डेवलप हो रहे हैं, कितने बच्चे हो रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, इट इज नेट रिप्रोडक्टिव रेट। अगर मैं बात करूं टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल का मतलब ओवरऑल होता है एक औसतन जीवन काल में एक महिला के द्वारा कितने बच्चे पैदा करे जाते हैं, यह कहलाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। उसके पूरा जीवन काल बोले तो 15 से लेकर 44, मतलब रिप्रोडक्टिव एज। अपने रिप्रोडक्टिव एज में एक महिला के द्वारा औसतन कितने बच्चे पैदा करे जाते हैं, यह टीएफआर कहलाता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। भारतवर्ष में अभी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 चल रही है, 2.2, यानी एक महिला लगभग 2.2 बच्चे पैदा करती है एवरेज। यह सिनेरियो है हमारे यहां का। चलिएगा इनके बारे में हम विस्तृत जो मैंने बताया है आपको वह मैं लिखवा भी देता हूं, क्या क्या है आप देखिएगा। कुछ पिन पॉइंट्स इनके बारे में हम बात करेंगे। चलिएगा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीपीआर को। सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, सीपीआर। क्या फुल फॉर्म है इसकी, कपल प्रोटेक्शन रेट। अभी बताया मैंने, कपल प्रोटेक्शन रेट, कपल प्रोटेक्शन रेट। चलिएगा पहला पॉइंट, यह क्वेश्चन कहां आया था, जो मैंने बताया यह क्वेश्चन है रायपुर एम्स में। रायपुर एम्स में पूछा गया सवाल है कि वह इंडिकेटर बताओ, इंडिकेटर ऑफ प्रिवलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन कम्युनिटी। हमारे कम्युनिटी में जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस है उसकी प्रिवलेंस रेट को दिखाने वाला इंडिकेटर क्या है, आंसर होगा सीपीआर। भूलना मत, याद रखना। विच इंडिकेटर प्रोवाइड the information regarding the prevalence rate of contraceptive practice in community, answer will be the CPR, couple protection rate। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, यह वह फैक्टर है जो किसको घटा रहा है, एनआरआर को। थोड़ा प्रेशर डालेगा माइंड पर। एनआरआर को मैंने बताया था दोनों में रिलेशन है, जब सीपीआर बढ़ेगी तो एनआरआर घटेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अच्छी बात है, ये बढ़नी चाहिए और ये घटना चाहिए ताकि जनसंख्या कंट्रोल में रहे। यही तो काम है फैमिली प्लानिंग का। तो एनआरआर घटाना हमारा उद्देश्य है और सीपीआर बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि सीपीआर तो बढ़े और ये घटे। क्लियर है, तो यह वह फैक्टर है। कौन सा फैक्टर, सीपीआर ही तो वह एक फैक्टर है जो एनआरआर को घटाता है। जितना सीपीआर बढ़ेगा उतना एनआरआर घट जाएगा। क्लियर है, जैसा मैंने बताया कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अगर आपको नेट रिप्रोडक्टिव रेट को कितना लेकर आना है, 1 पर लेकर आना है, तो सीपीआर कितनी करनी पड़ेगी, 60 करनी पड़ेगी। क्लियर है, मतलब सीपीआर अगर 60 पहुंच गई तो आपकी नेट रिप्रोडक्टिव रेट कितनी पहुंच जाएगी बेटा, 1। अब एक एमसीक्यू, वर्तमान में कितनी चल रही है नेट रिप्रोडक्टिव एज, तो मैंने बताया था 1.06 चल रही है। यह डेटा 2015 का है। 2015 के डेटा के हिसाब से हमारी नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1.06 चल रही है और इसे हम कहां तक लाना चाहते हैं, 1 तक लाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीपीआर को 60 से ऊपर भेजना पड़ेगा। सीपीआर कितनी चल रही है, 54.8% अभी चल रही है। क्लियर है, उसे हम 60 तक ले जाना चाहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एक बार देख लीजिएगा।
प्रिवलेंस रेट को दिखाने के लिए कम्युनिटी में प्रैक्टिस के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस के लिए कौन सा मेथड है? सीपीआर इंडिकेटर होता है। मैन फैक्टर क्या है इसे कम करने के लिए? किसे? एनआरआर को। तो आंसर होगा सीपीआर। और इन दोनों में रिलेशन मैंने बताया, अगर आपको एनआरआर 1 करनी है तो सीपीआर कितनी ले जानी पड़ेगी? 60। अभी एनआरआर कितनी चल रही है? क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। वर्तमान में एनआरआर कितनी है? 1.06। चलिएगा आगे बात करते हैं। इसी का जो फॉर्मूला है समझाने का, सीपीआर है क्या चीज, तो मैंने बताया कि परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज ऑफ इलिजिबल कपल्स, कितने इलिजिबल कपल्स ऐसे हैं जो इफेक्टिवली रुक रहे हैं, प्रोटेक्टेड हो रहे हैं अगेंस्ट द चाइल्ड बर्थ, किसके बाद में? एक या एक से अधिक फैमिली प्लानिंग मेथड अडॉप्ट करने के बाद में। मतलब कितने परसेंटेज जोड़े ऐसे हैं जो फैमिली प्लानिंग मेथड अडॉप्ट करने के बाद गर्भावस्था धारण नहीं करते हैं। मतलब ये अच्छी बात है, ऐसे मत बोलना कि सीपीआर घटनी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए। क्लियर है? कितनी है वर्तमान में? अभी बार बार बोल रहा हूं याद कराने के लिए, 54.8%। कितनी ले जाना चाहते हैं? 60। 60 हो गई तो एनआरआर कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 1। एनआरआर कितनी हो जाएगी? 1। अभी एनआरआर कितनी है? 1.06। कितनी ले जाना चाहते हैं? 1। अभी सीपीआर कितनी है? 54.8। कितनी ले जाना चाहते हैं? 60। क्लियर है? और यह जो है जितनी ये बढ़ेगी उतनी ही एनआरआर घटेगी। इसके अलावा टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं। ये क्या है? तो एक सामान्य महिला के जीवन काल में कितनी बच्चे पैदा कर सकती है औसत, वह क्या कहलाता है? टोटल फर्टिलिटी। एवरेज मतलब होता है औसत। औसत नंबर ऑफ बच्चे, औसत नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न, पैदा होते हैं एक महिला के द्वारा उसके लाइफ टाइम में। एक औसतन महिला, एक महिला के द्वारा औसतन जीवन काल में कितने बच्चे पैदा होने की संभावना है भारतवर्ष में, यह कहलाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। और अभी कितनी चल रही बेटा? 2.2 चाइल्ड पर वुमेन चल रही है। डेटा है 2017 का। क्लियर है? 2.2 चल रही है। इसे हम अभी रिसेंटली हम कोशिश कर रहे हैं कि ये घटकर 2.1 के आसपास आ जाए, ये हमारा टारगेट है। 2017 का जो डेटा था वह बता रहा है 2.2। क्लियर है? तो कुछ पॉइंट्स आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं एग्जाम में। टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी वर्तमान में, तो बताना है 2.2 2017 के डेटा के हिसाब से। दूसरा बोलना है बताओ नेट रिप्रोडक्टिव रेट कितनी है? 1.6 है 2015 के डेटा के हिसाब से। अभी वर्तमान में सीपीआर कितनी चल रही है? 54.8% चल रही है। अगर हम बात करें वह इंडिकेटर जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस का प्रिविलेंस रेट दिखाता है कम्युनिटी में, क्या होगा? सीपीआर। जितनी सीपीआर बढ़ेगी उतनी एनआरआर घट जाएगी। अगर हम सीपीआर को 60 ले जाएंगे तो बताओ एनआरआर कितनी हो जाएगी? एक्सपर्ट क्या बोलते हैं? 1 हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट सारे? इसका मतलब ये सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो एमसीक्यू आने की संभावना है। करंट डेटाज हैं आपके लिए ये, जहां से सवाल बनते हैं। बहुत बारीक बातें हैं, बहुत सारे लोग इनको टच नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है, सवाल खराब करके आ जाते हैं हम और एक नेगेटिव क्वेश्चन करके आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा सवाल गलत नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा प्रयास यही है कि हम हर एक पॉइंट को टच करें जहां से सवाल आने की संभावना रहती है। क्लियर है? चलिएगा एक बार देख लीजिएगा पुनः इन्हें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपके सामने बताए हैं सीपीआर के बारे में। सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना, इट्स नॉट ए कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, इट इज ए कपल प्रोटेक्शन रेट्स। जो क्या रिवील्स करती है, क्या बताती है? प्रिवेलेंस रेट दिखा रही है कम्युनिटी के अंदर किसकी? कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस की। बेस्ट इंडिकेटर है ये, अच्छा है। क्या बताता है? ताकि जितनी ये बढ़ेगी उतनी एनआरआर घट जाएगी। एनआरआर अभी वर्तमान में 1.06 है। कितनी लाना चाहते हैं हम इसे? 1। तब जब ये 1 आ जाएगी तो आपकी सीपीआर कितनी रहनी चाहिए? 60 रहनी चाहिए। इसका मतलब कितने परसेंटेज कपल्स ऐसे हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल करने के बाद भी गर्भावस्था धारण नहीं करते हैं? कितनी चल रही है? 54.8। टीएफआर औसतन एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती है? भारत में क्या है? 2.2। एक महिला से 2.2 एवरेज बच्चे पैदा हो रहे हैं। ऐसे मत बोलना हमारे तो 15 भी हो रहे हैं। एवरेज बात कर रहे हैं, किसी के 1 हो रहा है, किसी के 10 हो रहा है, तो एवरेज निकाला गया सबका, तो बताया है 2.2 चाइल्ड। क्लियर है?
तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे जो फैमिली प्लानिंग में इंपॉर्टेंट थे। सब कुछ टच कर लिया है, कोई चीज छोड़ी नहीं है आपके लिए। आप एमसीक्यूज निकालिएगा और आशा करता हूं सारे एमसीक्यू आप हल कर पाएंगे इस मेथड से। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में यहीं पर इतना ही, और फैमिली प्लानिंग का खत्म होता है, और कुछ रहा नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहने वाली है उसमें हम स्टार्ट करेंगे आपके इंट्रानेटल, एंटीनेटल, पोस्टनेटल केयर्स के बारे में। यह पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने एग्जाम देखी होंगी, चाहे वो एम्स की एग्जाम रही हो, और स्पेशली मैं बात करूं तो सीएचओ की एग्जाम। सीएचओ के सिलेबस में इन चीजों का जिक्र रहता है। आप जितने भी सीएचओ की सिलेबस देखेंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट का सीएचओ रहा हो, उसमें यह पॉइंट रहता है, इंक्लूडेड रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारी डेटा यहाँ आपको मिलने वाले हैं। कैल्शियम कितना चाहिए, एनर्जी लेवल कितना चाहिए होता है, आयरन क्या चाहिए होता है, कब क्या चीजें ऐड करते हैं, क्या चीज घटाते हैं, बहुत सारा डेटा होता है। आप एनर्जेटिक रहकर आए। मिलते हैं नई क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। किसके साथ में? आपकी एंटीनेटल केयर्स के साथ में। क्लियर है? आज क्लास में इतना ही।